रुको। अगर ये टॉपिक स्किप किया ना तो एग्जाम में 1-2 नंबर पक्का गए। बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, हर पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है। मैं हूं आपका सारथी और आप देख रहे हैं ज्ञान सारथी। आज रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट सीधा दिमाग में लॉक होने वाला है। लॉक होने वाले, ध्यान से सुनना। हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट कमिटीज एंड कमीशंस। सही कहा। आज के इस डीप डाइव सेशन में हम इन्हीं कमिटीज का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। बीपीएससी हो या एसएससी, हर जगह यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और मेरा वादा है ऐसा पढ़ेंगे कि सीधा दिमाग में सेट हो जाएगा। एग्जैक्टली और आप सभी एस्पिरेंट्स को ये समझना होगा कि ये लिस्ट सिर्फ रटने के लिए नहीं है। अगर हम डेप्थ में जाएं तो ये कमिटीज हमारी इंडियन गवर्नेंस के हिस्टोरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर्स हैं। एक तरह से देश का गवर्नेंस ब्लूप्रिंट। बिल्कुल। हर कमेटी के पीछे एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल सिचुएशन रही है, एक जरूरत रही है जिसने मॉडर्न इंडिया की पॉलिसीज को आकार दिया। बिना इनका कॉन्टेक्स्ट समझे एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर देखिए, एस्पिरेंट्स यहीं पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि जब सरकार के पास पहले से मंत्री हैं, पार्लियामेंट है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो इन अलग से बनने वाली कमिटीज की अचानक क्या जरूरत पड़ गई? ये बेसिक डाउट आना बहुत नेचुरल है। देखिए, गवर्नेंस कोई सीधा मैथ का फॉर्मूला तो है नहीं, ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। कमिटीज को हम मेन रूप से 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहली होती है एडहॉक कमिटीज, मतलब तदर्थ समितियां, जो किसी इमरजेंसी या सडन क्राइसिस में बनती हैं, राइट? हाँ, जैसे कोई दंगा हो गया या देश में कोई बड़ा घोटाला सामने आ गया तो उसकी निष्पक्ष जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट टास्क फोर्स चाहिए होती है। इनका मेन एम होता है जुडिशियल रिव्यू करना और सच्चाई का पता लगाना। तो एडहॉक कमिटीज एक स्पेसिफिक मिशन पर आती हैं और मिशन पूरा होते ही खत्म, उनकी रिपोर्ट सबमिट होते ही कमेटी भंग कर दी जाती है। दूसरी होती हैं स्टैंडिंग कमेटीज या स्थायी समितियां। ये लंबे टाइम के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए बनती हैं। जैसे बैंकिंग सिस्टम कैसा होगा आगे चलकर, या हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सही कहा। ये फ्यूचर के आर्किटेक्ट्स होते हैं एक तरह से। इनका काम पॉलिसी बनाना और आगे का रोड मैप तैयार करना होता है। ये सिर्फ एडवाइस देने वाली बॉडीज नहीं है, ये गुड गवर्नेंस की आधारशिला है। तो एस्पिरेंट्स ध्यान से सुनना। अब हम अपने मेन सेक्शन पर आ रहे हैं, जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस हिट होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन की। स्वर्ण सिंह समिति 1976। इसके बारे में तो लगभग हर पेपर में पूछा ही जाता है। एग्जैक्टली। सभी को पता है कि इसी की सिफारिश पर 42nd अमेंडमेंट हुआ था और फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ा गया था। अब इसको याद रखने की ट्रिक सुनो। स्वर्ण से याद रखना है स्वर्ग। और स्वर्ग किसे मिलता है? जो अपने कर्तव्य यानी ड्यूटीज पूरे करता है। तो स्वर्ण से कर्तव्य लिंक हो गया। लेकिन हमें सिर्फ रटना नहीं है, इसका बैकग्राउंड भी समझना है। बिल्कुल। देखिए, 1976 का वो दौर नेशनल इमरजेंसी का टाइम था। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स तो थे, लेकिन सिटीजन्स की ड्यूटीज का कोई क्लियर मेंशन नहीं था। तो सरकार को लगा कि एक बैलेंस होना चाहिए। हाँ, सरकार का मानना था कि राइट्स के साथ साथ लोगों को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। स्वर्ण सिंह कमेटी इसी बैलेंस को सेट करने के लिए आई थी। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और इसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड लेवल तक ले जाने वाली कमेटी की, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। इन्होंने सत्ता के डिसेंट्रलाइजेशन और 3 टियर पंचायती राज की सिफारिश की थी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। और इसकी ट्रिक क्या है? अरे बहुत सिंपल है। बल। जब हम किसी को पंच मारते हैं ना, तभी हमारे बल का पता चलता है। तो पंच से पंचारत और बल से बलवंत राय मेहता। क्या बात है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। और अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन को आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा मतलब है पावर को दिल्ली से निकालकर सीधा गांव के लोगों के हाथों में देना। क्योंकि पहले वाली पॉलिसीज फेल हो रही थी ग्राउंड पर। हाँ, 50s में सरकार ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था गांव के लिए, जो पूरी तरह फेल हो गया क्योंकि उसमें आम जनता का पार्टिसिपेशन ही नहीं था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने इस कमी को पकड़ा। उन्होंने रियलाइज किया कि जब तक गांव का आदमी अपने फैसले खुद नहीं लेगा, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। सही कहा। यही रीजन है कि 3 टियर पंचायती राज का ये मॉडल इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। एस्पिरेंट्स, ये कॉन्टेक्स्ट ही आपको दूसरों से आगे रखेगा एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की तरफ। जी। 1962 की संथानम समिति
प्रीलिम्स में कई बार आ चुका है ये। एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बहुत क्रूशल थी। बिल्कुल। इसी की सिफारिश पर 1963 में सीबीआई और 1964 में सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई थी। ट्रिक नोट कर लीजिए एस्पिरेंट्स। सतर्कता यानी विजिलेंस बरतने वाला इंसान हमेशा संत के समान होता है। संत से संथानम और सतर्कता से सीवीसी। और इस कमेटी की जरूरत उस वक्त आई क्योंकि आजादी के तुरंत बाद बड़े बड़े डैम्स, फैक्ट्रीज और प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, जहां बहुत सारा सरकारी पैसा लग रहा था। एग्जैक्टली। और जहां पैसा था वहां करप्शन की शिकायतें तेजी से बढ़ रही थी। तो महसूस हुआ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल शील्ड चाहिए। सीबीआई और सीवीसी का बनना गवर्नेंस को जवाबदेह बनाने का पहला बड़ा स्टेप था। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है सरकारिया आयोग, 1983। इसका काम था सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स का बैलेंस बनाना। इसकी ट्रिक तो इसके नाम में ही है दोस्तों, सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का रिलेशन। देखिए, हमारा देश फेडरल स्ट्रक्चर पर चलता है। 80s तक आते आते सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, खासकर आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन को लेकर। सही कहा। सरकारिया आयोग को ये पॉलिसी बनानी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर सेंटर और स्टेट्स दुश्मन नहीं, पार्टनर्स बनकर कैसे काम कर सकते हैं। इनकी रिपोर्ट आज भी सेंटर स्टेट रिलेशंस की बाइबल मानी जाती है। चलिए एस्पिरेंट्स, अब इकोनॉमी वाले सेक्शन में गोता लगाते हैं। बैंकिंग, मार्केट्स और इंश्योरेंस। सबसे पहले हिल्टन यंग आयोग 1926, जिसकी वजह से हमारा सेंट्रल बैंक बना। हाँ, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की नींव रखी गई इसी आयोग की वजह से। और मॉडर्न बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए आई नरसिम्हम समिति 1991। इसने बैंकिंग सेक्टर को लिबरलाइज और ग्लोबलाइज किया। ट्रिक याद रखना, बैंकिंग किंग, इंडियन बैंकिंग को ग्लोबल किंग बनाने वाला रिफॉर्म। इसको समझने के लिए 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस याद करिए। हमारे बैंक्स पूरी तरह सरकारी कंट्रोल में थे और सारा पैसा सरकार खुद उधार ले लेती थी। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ बचता ही नहीं था। एग्जैक्टली। नरसिंघम कमेटी ने सिस्टम को ओपन किया। उन्होंने सिफारिश की कि सरकारी दबाव कम हो, प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस मिले और बैंकिंग को ग्लोबल लेवल के कंपटीशन के लिए तैयार किया जाए। और अगर मार्केट रिफॉर्म्स की बात करें तो जीएस पटेल समिति 1984, जिसने सेबी के गठन की सिफारिश की थी, जिसे 1992 में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। और 1992 का साल एक और वजह से फेमस है। हाँ, 1992 में जानकी रमन समिति आई थी। ये सिक्योरिटी स्कैम की जांच के लिए बनी थी। ट्रिक बहुत फनी है पर काम की है। जानकी के रम पति थे, पति से प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज। याद रखना दोस्तों, ये वही हर्षद मेहता वाला शेयर बाजार घोटाला था। 90s की शुरुआत में मार्केट में पैसा तो आ रहा था, लेकिन रूल्स बहुत वीक थे। बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाया गया था उसमें। बिल्कुल। जानकारामन कमेटी ने चेक किया कि सिस्टम में ये सेंध लगी कहां से। इन्हीं स्कैम्स ने सरकार को मजबूर किया कि सेबी को एकदम ताकतवर बनाया जाए ताकि मार्केट सेफ रहें। और इसी के जस्ट बाद 1993 में मल्होत्रा समिति आई, जिसने इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी और जीआईसी का मोनोपोली खत्म किया, प्राइवेटाइजेशन लाया और आईआरडीए बनवाने की सिफारिश की। ये सारी कमेटीज 90s के लिबरलाइजेशन फेज का ही एक नेचुरल हिस्सा थी। एस्पिरेंट्स, फोकस मत लूज करना। अब हम टैक्स रिफॉर्म्स और पॉवर्टी पर आ रहे हैं। टैक्स में पहला बड़ा नाम है राजा चलैया समिति 1991। इन्होंने टैक्स रेट्स को रैशनलाइज और सिंपल किया। ट्रिक है कि राजा अपने प्रजा पर कर लगाता है, राजा से चलैया और कर से टैक्स। और इस सिंप्लीफिकेशन के बाद अगला लॉजिक था इंटीग्रेशन का, जिसके लिए 2002 में विजय केलकर समिति आई। इन्होंने सिस्टम में रेडिकल चेंजेस किए और जीएसटी की सिफारिश की। ट्रिक देखो, केल के एंड में कर यानी टैक्स आ रहा है। कर सुधारों का ये सफर बहुत लॉजिकल रहा है। 1991 से पहले टैक्स सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स था कि लोग टैक्स चोरी ज्यादा प्रेफर करते थे। चलिया कमेटी ने रेट्स कम किए और उसके बाद केलकर कमेटी ने इनडायरेक्ट टैक्सेस पर फोकस किया। हाँ, उस वक्त एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ऐसे दर्जनों अलग टैक्सेस लगते थे। केलकर कमेटी ने ही सबसे पहले इन सब को एक धागे में पिरोने का सपना देखा था, जो आगे चलकर जीएसटी बना। ये सिर्फीकरण से एकीकरण का सफर था। क्या बात है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अब पॉवर्टी और नेशनल इनकम की कमिटीज पर आते हैं। डीटीए लक्कड़वाला समिति 1979-80, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन।
ट्रिक है कि गरीब लोग लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी से लक्कड़ वाला। गरीबी नापना वैसे हमेशा से एक चैलेंज रहा है। इन्होंने कैलोरीज को बेस बनाया था। और उसके बाद इसको अपडेट करने के लिए 2012-14 में रंगाराजन समिति आई, जिन्होंने नए स्टैंडर्ड्स दिए, जैसे एजुकेशन और हेल्थ का खर्चा। और नेशनल इनकम नापने के लिए 1952 में महालनोबिस समिति बनी थी, जो प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ, इसी ने सेकेंड 5 ईयर प्लान का मॉडल दिया। ट्रिक नोट करिए, महाल बनाने के लिए बहुत अधिक आय यानी इनकम चाहिए, महाल से महालनोबिस। पेसी महालनोबिस का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ है। 1947 के बाद हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी। उन्होंने विजन दिया कि हेवी इंडस्ट्रीज, स्टील प्लांट्स और मशीनरी पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आत्मनिर्भर बनना है। यही सेकंड प्लान का बेस था। एस्पिरेंट्स, अब हम एक ऐसे सेक्शन पर चलते हैं जो हिस्ट्री और जुडिशियल इंक्वायरी से जुड़ा है। यहाँ फैक्ट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हंटर आयोग 1919, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम ब्रिटिश तमान और जनरल डायर की भूमिका की जांच के लिए बनी थी। ऐसी कमिटीज हिस्ट्री में सच्चाई को रिकॉर्ड करने के लिए बनती हैं। फिर आई नानावती आयोग 2000 में, ये 1984 के एंटी सिख दंगों की जांच के लिए थी। इनका क्लियर कंक्लूजन था कि वहां एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर यानी प्रशासनिक विफलता हुई थी। उसके बाद नानावती शाह आयोग 2002, ये गोधरा और गुजरात दंगों के लिए थी ना? हाँ, जिसमें गोधरा ट्रेन इंसिडेंट को एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी बताया गया था। और चौथी है श्री कृष्ण समिति 1992, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई दंगों की जांच के लिए बनी। इनका कहना था कि ऐसे क्राइसिस में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की सक्रियता बहुत अनिवार्य है। इन सभी जुडिशियल कमीशंस का एक सेट पैटर्न होता है। जब सोसाइटी में राइट्स होते हैं तो अफवाहें फैलती हैं। इनका काम एविडेंस के बेस पर सच्चाई सामने लाना और सिस्टम की कमियों को पहचानना होता है, ताकि आगे ऐसी ट्रेजेडी ना हो। बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से एग्रीकल्चर, रूरल क्रेडिट और इंडस्ट्री से जुड़ी कमिटीज देखते हैं। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा नाम है स्वामीनाथन समिति 2004। इनका फोकस था फार्मर्स की इनकम बढ़ाना, एमएसपी रिफॉर्म्स और फूड सिक्योरिटी। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जो आज तक रेलेवेंट है। आप C2+50% की बात कर रहे हैं ना? हाँ, कि किसान की कुल लागत पर उसे एटलीस्ट 50% का प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में रिस्क बहुत होता है। दोस्तों, अगला है रूरल क्रेडिट के लिए शिवारामन समिति 1979। इन्हीं की वजह से 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड स्थापित हुआ। ट्रिक बहुत सॉलिड है, सब राम वर्ड। कोई भी काम शुरू करने से पहले राम का वर्ड लेना चाहिए, वर्ड से नाबार्ड याद रहेगा। नाबार्ड का आना सच में रेवोल्यूशनरी था। आजादी के बाद भी किसान साहूकारों पर डिपेंडेंट था। नाबार्ड को गांव में फाइनेंस का पूरा सिस्टम ठीक करने के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था। और एग्रीकल्चर क्रेडिट रिफॉर्म्स के लिए एक और नाम है खुसरो समिति। ट्रिक खसरा। खसरा जमीन का होता है, तो जमीन से कृषि याद आ जाएगी। अब इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट देखते हैं। भूरे लाल समिति 1998। इन्होंने मोटर व्हीकल टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की थी। ये एक बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट था। इन्होंने पहली बार फिस्कल पॉलिसी को एनवायरनमेंट से जोड़ा। मतलब कि टैक्सेस का यूज करके पोल्यूशन कंट्रोल करना। एग्जैक्टली। जो गाड़ी जितना पोल्यूशन फैलाएगी उस पर उतना पोल्यूशन टैक्स लगेगा। ये इकोनॉमिक पेनल्टी लगाकर एनवायरनमेंट बचाने का एक स्ट्रेटेजिक स्टेप था। और इंडस्ट्रियल सिकनेस यानी बीमार फैक्ट्रीज के सोल्यूशन के लिए आई थी गोस्वामी समिति। ये इंडस्ट्रियल क्लिनिक की तरह थी। अगर कोई कंपनी लगातार घाटे में है तो उसे दोबारा खड़ा कैसे करें या जल्दी बंद कैसे करें ताकि बैंक्स का पैसा वहां फंसा ना रहे। एस्पिरेंट्स, अब कुछ और मिसलेनियस सेक्टर स्पेसिफिक समितियां फटाफट नोट कर लो। टेक्सटाइल यानी वस्त्र क्षेत्र में हैंडलूम और पावरलूम के लिए बनी सत्यम समिति। हर सेक्टर की अपनी अलग पॉलिसी होती है। हाँ, जैसे पॉपुलेशन पॉलिसी के लिए आई जैन समिति। बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के रियल एस्टिमेट्स के लिए दंतेवाला समिति। और फर्टिलाइजर के लिए हनुमंथा राव समिति। ट्रिक है, हनुमान उड़ सकते थे तो उड़ से उर्वरक। ये सारी अलग अलग कमिटीज ये क्लियर करती हैं कि देश का प्रशासन कितना मल्टी डायमेंशनल है। हैंडलूम की प्रॉब्लम फर्टिलाइजर से बिल्कुल अलग है, तो गवर्नमेंट को अलग अलग एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती ही है। तो एस्पिरेंट्स, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सेशन खत्म करने से पहले मैं आपको एक क्विक रेफरेंस चार्ट रिवाइज करवा देती हूँ। बस कैटेगरीज दिमाग में फिट कर लो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में संथानम सरकारिया और बलवंत राय को टिक करना है।
और इकोनॉमी में विजय केलकर, नरसिम्हम और राजा चलैया याद रखना है। सोशल और एग्रीकल्चर में स्वामीनाथन, सिवारामन और लखदावाला आएंगे। और जुडिशियल इंक्वायरीज में हंटर, नानावती और नानावती शाह आयोग ध्यान रखने हैं। और मेरी तरफ से आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक कंक्लूजन ये है कि कमिटीज को कभी आइसोलेशन में मत पड़िए। इनके बनने का क्यों और इनका परिणाम समझना जरूरी है। ये कमिटीज मॉडर्न इंडिया के डेवलपमेंट का लिविंग डॉक्यूमेंट है। सही बात है। अगर आप इनका कॉन्टेक्स्ट समझ लेंगे तो एग्जाम हॉल में 4 ऑप्शंस देखकर एलिमिनेशन टेक्निक लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 100% सही बात। तो दोस्तों, आज का सेशन वाइंड अप करने से पहले मैं आप सबके लिए एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़कर जा रही हूँ। सोच कर देखिए दोस्तों, अगर ये समितियां कभी बनती ही नहीं तो आज भारत का बैंकिंग सिस्टम या हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होता? बहुत अलग होता, नो डाउट। बिना संधानम कमेटी के क्या हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सीवीसी या सीबीआई जैसी संस्थाएं बना पाते? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही इजी एग्जाम फोकस्ड लेक्चर्स के लिए ज्ञान सारथी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमेशा याद रखिए, ज्ञान सारथी, सिलेक्शन का सही सारथी।